So hello everyone, welcome back to our YouTube channel. So this is the third video of the playlist Decoding Machine Learning, where we decode the machine learning concepts in a simplified manner, one concept at a time. So अगर आपने हमारे पिछले वीडियोस को देखा होगा इस प्लेलिस्ट का, तो हमने मशीन लर्निंग के बेसिक्स को उसमें कवर किया है और उसमें मशीन लर्निंग के लाइफ साइकिल को हमने देखा और टाइप्स ऑफ लर्निंग बेस्ड ऑन डेटा, ऐसे कई सारे कंसेप्ट्स को हमने उसमें कवर किया है। आज के वीडियो भी ऐसे ही एक कंसेप्ट के ऊपर है, बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है। तो स्टार्टिंग से मैं आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, जैसे कि कभी आपने ये सोचा है कि ज़ोमैटो हमें फूड रिकमेंड करता है, तो किस बेसिस पे करता है? दूसरा क्वेश्चन ये है कि स्टॉक प्रेडिक्शन मॉडल है, तो रातों-रात मार्केट के ट्रेंड के हिसाब से वो चेंज कैसे होता है? तो ये सारे जो क्वेश्चन्स है, उसका आंसर आप ऑब्वियसली यही बोलोगे कि यार ये सब मशीन लर्निंग का कमाल है। पर मशीन लर्निंग के भी अलग-अलग तरीके होते हैं, अलग-अलग मैकेनिज़्म्स होते हैं। तो कौन-सा कब यूज़ करना, ये आपको आना ज़रूरी है। पर कौन-सा कब यूज़ करना तभी आपको पता चलेगा जब आपको ये पता हो कि ये मैकेनिज़्म, ये स्पेसिफिक मैकेनिज़्म क्या करता है, कैसे काम करता है। तो ये सारे सीक्वेंशियल जो क्वेश्चंस है, इसके आंसर होने वाला है आज का ये वीडियो। सो गाइस, ग्रैब अ नोटबुक, बकल अप एंड लेट्स डिकोड द लर्निंग मैकेनिज़्म ऑफ मशीन लर्निंग। सो प्रीवियस वीडियो में हमने यही सेम टॉपिक टाइप ऑफ मशीन लर्निंग देखा था, पर उसमें हमारा जो मेन कंसेप्ट था वो डेटा पे था। जैसे कि हमें पता है, जो हमने देखा सुपरवाइज्ड लर्निंग, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, रीइंफोर्समेंट लर्निंग, ये सारे जो टाइप्स है वो डेटा के बेस पे हैं। जैसे कि डेटा लेबल्ड हो तो सुपरवाइज्ड लर्निंग, डेटा अनलेबल्ड हो तो अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। ऐसे अलग डेटा सेट्स जब वेरी करता है, तो जो टाइप्स ऑफ लर्निंग होता है वो हमने पिछले वीडियोस में देखे। तो आज के लेक्चर के दो कंपोनेंट्स है, जैसे कि एक है बेस्ड ऑन लर्निंग मैकेनिज्म, दूसरा है बेस्ड ऑन अडेप्टिंग न्यू नॉलेज। तो पहला हम स्टार्ट करते हैं बेस्ड ऑन लर्निंग मैकेनिज्म। इसमें पहला टाइप ऑफ लर्निंग है इंस्टेंट बेस्ड लर्निंग और सेकंड है मॉडल बेस्ड लर्निंग। तो पहला जो इंस्टेंस बेस्ड लर्निंग है, उसको पहला हम डिटेल्स में समझते हैं। तो डेफिनेशन ऐसा है कुछ इंग्लिश में: in instance based learning, the model does not create an explicit generalization or abstraction from the training data. Instead, it retains all or most of the data and uses it directly during predictions. When a new data point is presented, the algorithm compares it with the stored instances using a similarity or distance metric to make predictions. तो ये डेफिनेशन जब हम पढ़ते हैं तो ऑब्वियसली थोड़ा ओवरवेलमिंग लगेगा, पर कंसेप्ट बहुत इजी है। जैसे कि इंस्टेंट बेस्ड लर्निंग है, जैसा वहाँ पे पहले लाइन में लिखा हुआ है, द मॉडल डज नॉट क्रिएट एन एक्सप्लिसिट जनरलाइजेशन। तो इसमें जो पहले, अगर हमें इसे पूरे डिटेल में समझना है, तो जो मशीन लर्निंग के लाइफ साइकिल है उसे हमें थोड़ा रिविजिट करना पड़ेगा। तो आप मशीन लर्निंग लाइफ साइकिल में कैसे मॉडल को ट्रेन करते हो? पहले आपके पास डेटा रहता है, फिर डेटा को आप प्रोसेस करते हो, या जिसे आप डेटा प्री प्रोसेसिंग बोल सकते हो। डेटा प्रोसेसिंग करने के बाद आप क्या करते हो? मॉडलिंग करते हो। और ये जो मॉडलिंग फेज है, इसी के बेस्ड हमारे ये दो टाइप के लर्निंग है, इंस्टेंस बेस्ड और मॉडल बेस्ड। तो ये जो मॉडलिंग करता है, उसमें इंस्टेंस बेस्ड में क्या फर्क आता है कि मॉडल इसमें से कुछ एक्स्ट्रा नहीं सीखता, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं यहाँ से कोई इन्फरेंस, या हम ऐसा बोल सकते हैं कि कुछ पैरामीटर्स मॉडल यहाँ से लर्न नहीं करता। मॉडलिंग में सिर्फ क्या होता है कि सिर्फ डेटा को लोड कर रहे होते हैं, ऐसे इंस्टेंस बेस्ड लर्निंग। तो अगर आप इस फ्लो को ही कंटिन्यू करो, डेटा प्रोसेसिंग और मॉडलिंग, तो मॉडलिंग में हम देख सकते हैं कि नॉर्मली जो मॉडल्स हमने सीखा है सुपरवाइज लर्निंग वगैरह में, तो इसमें लर्निंग पैरामीटर्स होते हैं जो डेटा के हिसाब से एडजस्ट होता है। पर इंस्टेंस बेस्ड लर्निंग में लर्निंग पैरामीटर्स मिसिंग है। इंस्टेड वो क्या करते हैं, मॉडलिंग के अंदर वो डेटा को लोड कर लेते हैं अपनी मेमोरी में। उसके बाद जब प्रेडिक्शन आएगा, या आप बोल सकते हो उसको टेस्टिंग फेज या प्रेडिक्शन फेज आएगा, जब हम डिप्लॉय कर देंगे मॉडल को, तब एक नया पॉइंट जब आएगा, जब एक डेटा पॉइंट आएगा टेस्टिंग के लिए या प्रेडिक्शन के लिए, तब वो क्या करेगा, ये जो डेटा पॉइंट मैंने भेजा है उसे बाकी डेटा के साथ, जो हमने ट्रेनिंग के लिए भेजा है उसके साथ कंपेयर करके, कुछ सिमिलैरिटी मैट्रिक्स या कुछ डिस्टेंस मैट्रिक्स कंपेयर करके वो क्या करेगा कि
वो कितने सिमिलर है या फिर कितने जुड़े हुए हैं, ये सारी चीज़ें वो फिक्स करेंगे और उसके हिसाब से वो कुछ प्रेडिक्शन कर पाएँगे। तो इंस्टेंस बेस्ड लर्निंग का मेन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि मॉडलिंग के टाइम ऐसे कुछ सच लर्निंग वो नहीं कर रहा है। इसलिए काफ़ी टाइम इसको हम लेज़ी लर्नर्स भी बोलते हैं। तो लेज़ी लर्नर में सबसे फेमस एक एल्गोरिदम है केन, के नियरेस्ट नेबर्स उसको बोलते हैं। वो क्या करता है कि जब फॉर एग्ज़ाम्पल आपको एक डायग्राम मैं दिखाना चाहता हूँ। इसके अंदर मान लो मेरे पास एक्स वाई एक्सिस में कुछ डेटा है, कुछ फीचर्स है, ओके? और इसमें मैंने अलग-अलग डेटा पॉइंट्स को मैंने डिफरेंट शेड्स के साथ बनाया हुआ है, ओके? और मान लो एक बाइनरी क्लास क्लासिफिकेशन है, 2 ही क्लास है इसमें, एज़ यू कैन सी एक ट्रायंगल है और एक सर्कल है। मान लो मेरा एक नया डेटा पॉइंट है प्रेडिक्शन के लिए और ये कहीं पे जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ लाई करता है और मुझे ये प्रेडिक्ट करना है कि ये जो नया डेटा पॉइंट है, इसका क्या क्लास रहेगा, कौन से क्लास में वो बिलोंग करेगा। तो इंस्टेंस बेस्ड लर्निंग क्या करेगा, मॉडलिंग के टाइम में वो कुछ लर्न नहीं करता, पर वो व्हेन प्रेडिक्शन अकर्स वो डेटा पॉइंट को वो देखेगा कि किसके नज़दीक है वो, किसके सिमिलर है या किसके डिस्टेंस कम है किस डेटा पॉइंट्स के साथ। तो उस डेटा पॉइंट्स के क्लासेस को, मेजॉरिटी क्लासेस को या फिर आप अगर रिग्रेशन कर रहे हो तो एवरेजिंग का कंसेप्ट आता है। पर आप क्लासीफाई यहाँ पे कर रहे हो तो यहाँ पे ये देखा जाएगा कि ये जो डिस्टेंस है वो कम है, फिर इसके साथ ये डिस्टेंस, तो ये 3 इसके नेबर्स हुए या फिर इसके सिमिलर पॉइंट्स हम बोल सकते हैं लॉजिकली देखना जाए तो। तो ये क्या करता है कि इसमें से मेजॉरिटी क्लास कौन-सा है वो दिखता है। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ट्रायंगल मेजॉरिटी क्लास है। तो ये जो नया डेटा पॉइंट है उसे वो ट्रायंगल क्लास असाइन कर देगी। तो आपने ये देखा कि जब मैंने डेटा लोड किया, प्री प्रोसेसिंग किया, फिर मॉडलिंग के टाइम में ये कुछ नहीं सीख रहा है। पर प्रेडिक्शन पे टाइम में जैसे ही एक नया डेटा पॉइंट आया उसने क्या किया, अपना डिस्टेंस कैलकुलेट किया या सिमिलैरिटी कैलकुलेट करके उसने कुछ उसके अंदर लॉजिक फाइंड करके उसने आउटपुट दिया। तो इंस्टेंट बेस्ड लर्निंग में ऐसा होता है कि इसे लेजी लर्नर क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये कुछ डेटा से लर्न नहीं कर रहा है। ओके, इसीलिए इसको ऐसे भी बोला जाता है कि एक जनरलाइज्ड प्रेडिक्शन नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ अपने 3 नेबर्स को देख रहा है। ओके, अभी हम नेक्स्ट अपने इंस्टेंस बेस्ड लर्निंग के बाद मॉडल बेस्ड लर्निंग में जाएंगे। अभी इंस्टेंस बेस्ड लर्निंग में मैं आपको एक सिनेरियो दिखाना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल मान लो आपके फ्रेंड ने नेटफ्लिक्स में कोई मूवी देखा और वो मूवी रिलेटेड था टू एक्शन एंड कॉमेडी और उन्होंने उसको हाई रेटिंग दिया। ओके, वो मूवी जो था वो कॉमेडी था उसका जॉनर और उसमें एक्शन भी था और उनको वो मूवी उन्होंने रेटिंग दिया 5 स्टार। ओके, इसका मतलब क्या हुआ, लॉजिकली देखने जाए तो अगर 5 स्टार कोई यूजर एक मूवी को दे रहा है तो उनको वो मूवी पसंद आ रहा है। तो अपने डेटा मॉडल के हिसाब से डेटा कैसे होगा, फॉर एग्जांपल इंस्टेंस बेस्ड लर्निंग में कॉमेडी और एक्शन इस यूजर ए को पसंद है। अभी मुझे मेरे फ्रेंड को एक और मूवी रेकमेंड करना है तो मैं क्या करूँगा, मेरे डेटाबेस में या मेरे जो डेटा मैंने जहाँ पे भी स्टोर किया होगा वहाँ पे जितने भी मूवीज है उसके साथ मैं कंपेयर करूँगा कि कौन से कॉमेडी वाले और एक्शन वाले दूसरे मूवीज हैं, तो उसमें से बेस्ट एक मैं उनको रेकमेंड कर पाऊंगा। ये बहुत सिंपल एक एग्जांपल था। मूवी रिकमेंडेशन और थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी उसमें इन्वॉल्व किया जाता है, कोलैबोरेटिव गैदरिंग वगैरह बहुत सारे फीचर्स उसके अंदर होते हैं। पर अगर सिंपल तरीके से आपके सामने मैंने एक सिनेरियो रखा कि अगर कॉमेडी और एक्शन एक फ्रेंड को पसंद है, उनको दूसरा एक मूवी मुझे रिकमेंड करना है, तो मशीन लर्निंग मॉडल जो इंस्टेंस बेस्ड लर्निंग फॉलो करता है वो क्या करेगा, वो पूरे डेटाबेस में ऐसे मूवी ढूंढेगा जो इसके सिमिलर है। जैसे हमने ये ग्राफ में देखा तो उसके सिमिलर जब ढूंढने जाएगा एक मूवी उसको मिलेगा वो उसे प्रेडिक्ट करती है। तो नेक्स्ट हम समझेंगे मॉडल बेस्ड लर्निंग। तो मॉडल बेस्ड लर्निंग की इंग्लिश का ऐसा डेफिनेशन ऐसा है, इन मॉडल बेस्ड लर्निंग the algorithm builds a predictive model that captures the relationship in the training data. It summarizes the data into mathematical representation, example equations, decision boundaries, that can be used to generalize and predict
आउटकम्स फॉर अनसीन डेटा। इसमें भी सेम अगर आपको मैं डिस्कस करें तो जो अगर आप एमएल मॉडल बिल्डिंग फ्लो देखो तो उसमें हमें पता है कि डेटा प्री प्रोसेसिंग वगैरह होता है। उसके बाद जो मॉडलिंग स्टेप है, इसमें इस स्टेप में मॉडल बेस्ड लर्निंग क्या करता है, यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स होते हैं इस मॉडल के। उस पैरामीटर्स मैथमेटिकल वैल्यूज होते हैं, न्यूमेरिक वैल्यूज होता है, वो पैरामीटर्स डेटा के हिसाब से एडजस्ट होता है। तो ये जो कंसेप्ट है जहाँ पे डेटा से कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज अपने आप को एडजस्ट कर रहे हैं, इस पूरे मैकेनिज्म को, लर्निंग मैकेनिज्म को आप बोलते हैं मॉडल बेस्ड लर्निंग। क्यों? क्योंकि ये जो पैरामीटर्स एडजस्ट हुए हैं वो डेटा के हिसाब से हुआ है, ना कि वो प्रेडिक्शन के टाइम कुछ कर रहा है। पर हमने जब ट्रेनिंग उसका स्टार्ट किया तब उसने पूरे डेटा को देखकर उसमें से कुछ उसने सीखने का ट्राई किया और वो पैरामीटर्स को उसने एडजस्ट किया। उसके बाद जब हम प्रेडिक्शन करते हैं तो प्रेडिक्शन फेज में वो क्या करेगा, ये जो पैरामीटर्स मेरे कैलकुलेटेड है ट्रेनिंग फेज में, उसी सेम पैरामीटर्स को वो यूज करके मुझे प्रेडिक्शन आउटपुट देगा। अभी ये पैरामीटर्स फॉर एग्जांपल आपको दूं, मान लो एक लीनियर रिग्रेशन एल्गोरिथम हैंडलर। ये शायद ये एग्जांपल आपको ओवरवेलमिंग लगे क्योंकि ये टॉपिक हमने अभी तक कवर नहीं किया है, पर एग्जांपल के लिए आप अभी समझो, आगे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। फॉर एग्जांपल मान लो y इक्वल टू mx प्लस सी मेरे पास फॉर्मूला है, ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। वैसे लीनियर रिग्रेशन के टर्म्स में मैं लिखूं तो बीटा 1x प्लस बीटा 0। तो मॉडल के अंदर, लीनियर रिग्रेशन मॉडल के अंदर यहाँ पे दो लर्निंग पैरामीटर्स आप देख सकते हैं, एक है बीटा 1 और बीटा 0। आप ये देख सकते हो बीटा 1 और बीटा 0। और अगर इसके फॉर्मूला या फिर ये दोनों वैल्यू कैलकुलेट होने का तरीका बैकग्राउंड में जाके देखोगे तो ये पूरा डेटा के ऊपर से कैलकुलेट होता है। और डेटा के ऊपर से कैलकुलेट होने की वजह से मान लो डेटा के ऊपर से कैलकुलेट आया 2.3x प्लस 0.182, ठीक है। अभी जब नया एक डेटा पॉइंट आएगा प्रेडिक्शन के लिए, मान लो 4 आया मेरे पास प्रेडिक्शन के लिए, तो वो क्या करेगा, 2.3 मल्टीप्लाइड बाई 4 प्लस 0.182 करेगा, और जो वैल्यू तब आएगा तब उसको हमें क्या मिलेगा, प्रेडिक्शन मिलेगा। तो मॉडल बेस्ड लर्निंग ऐसा काम करता है। जैसे इंस्टेंस बेस्ड लर्निंग क्या करता है, मॉडलिंग के टाइम में कोई पैरामीटर कैलकुलेशन या कुछ वो सीखता नहीं था डेटा में से, वो सिर्फ क्या करता है, प्रेडिक्शन के टाइम में अपने दूसरे डेटाबेस में जितने भी डेटा पॉइंट्स है या इंस्टेंसेस है उससे कंपेयर करके एक प्रेडिक्शन देता था। पर यहाँ पे इट इज मोर ऑफ अ जनरलाइज्ड वे कि वो पूरे डेटा को एक बार देख रहा है, ट्रेनिंग डेटा को, उसमें से कुछ वो सीख के कुछ वैल्यू सेट करता है, और वो इक्वेशन में जब हम पुट करते हैं नए वैल्यू को, प्रेडिक्शन के लिए नए डेटा पॉइंट को पुट करते तो हमें एक प्रेडिक्टेड वैल्यू मिलता है। तो ये थे दो तरीके जो लर्निंग मैकेनिज्म के बेस्ड है, एक है इंस्टेंस बेस्ड लर्निंग और दूसरा है मॉडल बेस्ड लर्निंग। अभी इसके लिए आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल, जैसे मैंने लीनियर रिग्रेशन दिखाया, वैसे कोई भी फॉर एग्जांपल मान लो इसमें एक सिनेरियो देता हूँ, मुझे हाउस प्राइस प्रेडिक्ट करना है। ये मोस्ट सिंपलेस्ट एक डेटा सेट भी है और एक प्रॉब्लम डेफिनेशन भी है मशीन लर्निंग डोमेन में, हाउस प्राइस प्रेडिक्शन। मान लो इसके अंदर आपके पास बहुत सारे फीचर्स है, जैसे कि मान लो नंबर ऑफ रूम्स, फिर आपके पास है दूसरा एक फीचर एरिया, कौन से एरिया में है, फिर मान लो मेरे पास साइज है इन स्क्वायर फीट की, कितने स्क्वायर फीट का घर है। अब ये 3 फीचर्स के हिसाब से मुझे प्रेडिक्ट क्या करवाना है, मेरा लेबल या आउटपुट इसमें क्या है, हाउस प्राइस। तो जब मैं मॉडल बेस्ड लर्निंग को अप्लाई करके एक मॉडल को ट्रेन करूंगा तब क्या होगा, मेरे पास ऐसे बहुत सारे डेटा होंगे, जैसे ये फीचर्स है नंबर ऑफ रूम्स, एरिया, साइज, ऐसे मेरे पास 50, 100 या थाउजेंड्स ऑफ इंस्टेंसेस होंगे मेरे पास। वो इंस्टेंसेस से कुछ कैलकुलेशन करते हुए, ये कुछ कैलकुलेशन जो मैं बोल रहा हूँ ये आगे के हमारे डिस्कशंस में, डिकोडिंग सेशंस में हम ये देखने वाले कौन से ऐसे एल्गोरिथम्स होते हैं। तो वो जो कैलकुलेशन करता है उसके हिसाब से उसको
लर्निंग पैरामीटर की वैल्यू मिलती है। जैसे अभी यहाँ पे लर्निंग पैरामीटर कौन कौन है, बीटा 1 और बीटा 0। तो वो वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद जब हम नए प्रेडिक्शन वैल्यू को इनपुट ऐसे इनपुट ये इक्वेशन में देते हैं तो हमें एक प्रेडिक्टेड वाई मिलता है। तो ये था एक लाइव एग्जांपल। आपके पास हाउस प्राइस प्रेडिक्ट करना है, आपके पास इतने फीचर्स हैं, डेटा इसमें से सीख के आपको हाउस प्राइस प्रेडिक्ट करके दी। सो अभी हमारा नेक्स्ट कंपोनेंट है वीडियो का, बेस्ड ऑन लर्निंग न्यू नॉलेज। या मॉडल हम ऐसा बोल सकते हैं जैसे मॉडल अडेप्ट करता है न्यू नॉलेज के हिसाब से, उस तरीके में या उस हिसाब से जो दो टाइप ऑफ लर्निंग हमारे पास है वो हम अभी आगे देखने वाले हैं। तो पहला है बैच लर्निंग या ऑफलाइन लर्निंग। पहले हम इसके डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं। बैच लर्निंग प्रोसेसेस ऑल द ट्रेनिंग डेटा इन वन गो। द मॉडल इज ट्रेन्ड ऑन अ फिक्स्ड डेटा सेट एंड रिमेन्स स्टैटिक until retrained with updated data. It assumes that the data set is representative of the entire problem space and uses it to build a comprehensive model. अभी हमें इसको एक सिनेरियो को लेके समझते हैं कि जिस तरीके से एक मॉडल होस्ट होता है। अभी फॉर एग्जांपल मान लो आपको एमएल के पूरा लाइफ साइकिल पता है। स्पेसिफिकली अगर आप उसके डिप्लॉयमेंट साइकिल को देखोगे, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक एबीसी नाम का वेबसाइट, और ये एबीसी वेबसाइट जो है वो एक एडवांस्ड वेबसाइट है। उसमें कुछ एमएल कैपेबिलिटीज है कि यूजर आके कुछ प्रेडिक्ट करवा सकता है या फिर कुछ एआई फीचर्स इस एबीसी वेबसाइट के अंदर है। तो एबीसी वेबसाइट एक सर्वर पे होस्टेड है। जैसे आप यहाँ पे देखो तो मान लो ये एक सर्वर है मेरा, एक सर्वर पे होस्टेड है एबीसी वेबसाइट। ओके, अभी मेरे एमएल कैपेबिलिटीज या जो मैंने बोला कि एआई टूल्स वो मैंने कहीं और होस्ट किया होगा, या हो सकता है ये सेम सर्वर पे पर डिफरेंट पोर्ट पे मैंने होस्ट किया होगा। मान लो उसको मैंने दूसरे एक सर्वर में स्टोर किया मेरे एमएल वाले। ओके, और ये भी एक सर्वर है। अभी इसका पूरा साइकिल, यूजर साइकिल कैसे चलेगा? यूजर एबीसी वेबसाइट पे आया, उसने कुछ इनपुट दिया, सर्वर ने क्या किया, सर्वर ने उस रिक्वेस्ट को एज एन एपीआई कॉल एमएल वाले सर्वर पे भेजा। और एमएल वाले सर्वर पे जब एक एपीआई कॉल आएगा तो वो क्या करेगा, प्रेडिक्शन करने का ट्राई करेगा। तो जो प्रेडिक्शन का रेस्पॉन्स आएगा वो बैक टू सर्वर भेजेगा, पर सर्वर यूआई के थ्रू एबीसी को वो डेटा जो भी प्रेडिक्ट किया होगा वो डिस्प्ले करा देगा। तो ये होता है पूरा यूजर साइकिल जो एक एमएल सिस्टम को यूज करता है। तो इसके अंदर आप अगर एक चीज देखो तो मैंने एक मॉडल को ट्रेन कर दिया स्पेसिफिक डोमेन के लिए, कोई भी एक डोमेन के लिए, और मैंने उसको होस्ट कर दिया। अभी इस बीच जब मैंने होस्ट किया और मान लो होस्ट करते हुए 3-4 महीने हो गए कुछ, उसके बीच में वो डोमेन में जितने भी सारे चेंजेस आए होंगे इस डोमेन के अंदर, वो उस मशीन लर्निंग मॉडल को पता नहीं चल रहा। क्यों? क्योंकि मैंने इसको एक स्टैटिक डेटा पे ट्रेन किया। फॉर एग्जांपल मान लो मैंने इसको एक 100 डेटा पॉइंट्स में ट्रेन किया होगा, और इस एमएल मॉडल को इस 100 डेटा के बारे में ही नॉलेज, इसको कोई नया नॉलेज कहीं से मिल नहीं रहा है। तो ये जो तरीका है ट्रेनिंग का, मैंने एक बार थोड़े डेटा सेट पे ट्रेन करके उसको पोस्ट कर दिया, ये जो तरीका है उसको बोलते हैं बैच लर्निंग या ऑफलाइन लर्निंग। क्योंकि जो मॉडल है वो बैचेस में सीख रहा है या ऑफलाइन होके सीख रहा है। ओके, और यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक पॉइंट लिखा हुआ है कि इट एज्यूम्स द डेटा सेट इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एंटायर प्रॉब्लम स्पेस। ये जो पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम एक स्पेसिफिक डेटा पॉइंट्स पे ऊपर हम जब ट्रेन करते हैं तो वो मॉडल क्या मान रहा है उसको कि यही पूरा नॉलेज और यही मुझे सीखना है, और उसके बेस में वो सीख के जितने भी नया यूजर, मान लो वो 6 महीने के बाद हो या 2 महीने के बाद हो या 2 साल के बाद, इसी डेटा को वो ऐसा मास्टर कॉपी या मास्टर रिसोर्स मानते हुए वो कुछ प्रेडिक्ट करने का ट्राई करिए। पर हमेशा रियल वर्ल्ड में कुछ कंसेप्ट शिफ्ट्स होते हैं, कुछ डेटा शिफ्टिंग होता है। तो ये जो ट्रेंड्स चेंज होते हैं उसकी वजह से ये डेटा शिफ्ट, कंसेप्ट शिफ्ट सब होता रहता है, और उसी वजह से हमें क्या करना पड़ता है, इस मशीन लर्निंग मॉडल को फिर से रीट्रेन करना पड़ता है। और ये रीट्रेन कैसे होगा? ये जो आपने 100 डेटा पॉइंट्स दिया थे वो, और आपके पास जो नए डेटा पॉइंट्स है, मान लो आपके पास और 600 डेटा पॉइंट्स, तो टोटल कितने डेटा पॉइंट्स हुए आपके पास? 700 डेटा पॉइंट्स। तो 700 डेटा पॉइंट्स को फिर से
आपको ये एमएल मॉडल के ऊपर ट्रेन करना पड़ेगा, पूरा रीट्रेन करना पड़ेगा, मतलब पहले जो 100 था फिर जो 600 है वो। अभी इसका जो मेन कौन क्या है, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं इसका डिसएडवांटेज क्या है। अगर आपने नोटिस किया, ये हमने बहुत छोटा नंबर लिया 100, मान लो ये लाखों में होता या फिर इन थाउजेंड्स भी होते, तो ये जो थाउजेंड्स ऑफ डेटा है मेरे पास पहले थे और अभी जो नया डेटा है उसके ऊपर पूरा मुझे रीट्रेन करना पड़ रहा है। तो ये बहुत कॉस्टली हो जाता है ये लर्निंग मैकेनिज्म जो है, क्योंकि अगर आपने नोटिस किया होगा इसमें आप देख सकते हो कि 100 डेटा पॉइंट्स थे मेरे पास और उसके बाद 600 डेटा पॉइंट्स आए। ये हमने एग्जांपल के लिए छोटे अमाउंट कंसिडर किए। मान लो ये अगर लैक्स में होता या फिर थाउजेंड्स में भी अगर हो, तो ये पूरे कंबाइंडली बहुत बड़ा डेटा सेट बन जाएगा। हर बार इसको रीट्रेन करना मेरे लिए बहुत टीडियस टास्क होगा। टीडियस तो होगा ही, पर जो भी कंपनीज होंगे या क्लाइंट्स होंगे उनके लिए ये बहुत कॉस्टली हो जाएगा, क्योंकि उतने अच्छे सर्वर्स या फिर अच्छे सिस्टम मुझे चाहिए इतने बड़े डेटा सेट को ट्रेन करने के लिए। तो ये था बैच लर्निंग या ऑफलाइन लर्निंग। दूसरी चीज हमने ये देखा कि ये नोटिस कर पा रहे हो आप अगर, कि सर्वर जब एपीआई कॉल भेजता है तो वो क्या एक्सेप्ट या ये अज्यूम करता है कि मेरे जो सर्वर है एमएल के वो अप एंड वर्किंग है। ओके, पर जब आप रिट्रेन करोगे उतने टाइम तो आप अपने लोकल में ही रिट्रेन करोगे, पर आप जब नए डेटा को लोड करोगे तो उसमें जो रिस्पॉन्स टाइम में थोड़े दिक्कत आ सकता है, क्योंकि आप थोड़े टाइम के लिए डाउन कर रहे हो फिर उसको अप कर रहे हो। तो इसमें भी थोड़े दिक्कत, ये इतना बड़ा इश्यू नहीं है क्योंकि अच्छे पाइपलाइंस अगर इम्प्लीमेंट किया होगा तो इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आती, पर कॉस्टली ज़रूर है। अभी इस लर्निंग टाइप को समझने के लिए मैं आपके सामने एक और सिनेरियो रखना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरे पास एक मेल स्पैम क्लासिफिकेशन मॉडल है, मेल स्पैम क्लासिफिकेशन। ओके, और मैंने एक एमएल मॉडल बनाया था 2 महीने पहले। ओके, 2 मंथ्स, ये हम एक वेरिएबल ले रहे हैं या इसके जगह पे कुछ भी आप कंसिडर कर सकते हो पास्ट टाइम। तो 2 मंथ्स के पहले मैंने एक मॉडल ट्रेन किया जो मेल स्पैम डेटा के ऊपर ट्रेंड है। उसके पास कैसे, जैसे कि मान लो कुछ बैग ऑफ वर्ड्स होंगे उनके पास कि मेरे पास अगर कॉर्पस में मेरे जो मेल है उसके कॉर्पस में अगर ऐसे वर्ड्स है जैसे कि लॉटरी है या विनिंग है या ऐसे कुछ वर्ड्स है तो उसको मैं स्पैम कंसिडर करूंगा। और अगर ऐसे कुछ नहीं है, डियर फ्रेंड हाउ आर यू या ऐसा कोई मैसेज है या फिर कुछ एचआर को कोई मैसेज जा रहा है, ये सारे मैसेजेस को मैंने क्या लेबल किए होंगे, जेन्युइन मैसेजेस या नॉट स्पैम। तो ऐसा एक मॉडल मैंने ये डेटा के ऊपर ट्रेन किया है। पर आप जैसे समझो जैसे जैसे स्पैम को रिकग्नाइज करने वाले एल्गोरिदम्स एडवांस्ड होती जाती है, उसी तरीके से स्पैमर्स वो भी एडवांस करेंगे अपने आप को, एडवांस्ड कुछ टेक्नोलॉजीज वो भी अप्लाई करेंगे। फॉर एग्जांपल मान लो कोई नए तरीके के वो लोग फिशिंग मेल्स भेज रहे। ओके, अभी ये जो टाइप ऑफ मेल्स होंगे इसके बारे में हमारे मॉडल को तो पता ही नहीं है, क्योंकि ये तो हाल ही फिलहाल में आया है ऐसे कुछ फिशिंग मेल्स या ऐसे तरीके के मेल जो स्पैम है। तो हमारे जो मेल स्पैम क्लासिफिकेशन मॉडल है वो इसको पहचान ही नहीं पाएगा। हो सकता है कि वो इसको मिस क्लासिफाई कर दे, ये बोले कि ये जेन्युइन मेल है। तो इस तरीके के सिचुएशन में बैच लर्निंग फेल हो जाते हैं। तो हमें तब क्या करना पड़ता है, फिर से नेक्स्ट बैच ट्रेनिंग करना पड़ता है। और जैसे कि नाम में क्या लिखा हुआ है बैच लर्निंग, क्योंकि बैचेस में लर्न करता है तो हमें नेक्स्ट बैच फिर से लर्न करने के लिए ट्रेनिंग पे डालना पड़ेगा। जो हमने जैसे डिस्कस किया वो कॉस्टली है। अभी हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे द सेकेंड टाइप, ऑनलाइन लर्निंग। पहले इसका डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं। ऑनलाइन लर्निंग प्रोसेसेस डेटा इंक्रीमेंटली, द मॉडल लर्न्स कंटिन्यूअसली फ्रॉम इनकमिंग डेटा एंड अपडेट्स इटसेल्फ डायनामिकली। It's designed for environments where data arrives sequentially or changes over time. अभी हम ऐसे समझ सकते हैं ये जो तरीका है ऑनलाइन लर्निंग,
ये पिछले वाले जो तरीका, अभी आप ये दोनों तरीके देखो तो ये दोनों में प्रोज एंड कॉन्स है अपने अपने। पर ये जो ऑनलाइन लर्निंग है, पिछले जो बैच लर्निंग था, उसके डिसएडवांटेजेस को ये सॉल्व कर देता है। ओके, तो इसमें भी अगर हम सर्वर फ्लो, जैसे हमने समझा कि हमारा एक मॉडल होस्ट होता है और डेटा शिफ्ट होने पे या कंसर्ट ड्रिफ्ट होने पे हम क्या करते हैं, रीट्रेन करते हैं पूरे डेटा के ऊपर जो प्री एग्जिस्टिंग थे और अभी जो नए डेटा के ऊपर। पर ऑनलाइन लर्निंग क्या मानता है कि मेरे पास जब भी डेटा है, कुछ भी नया प्रेडिक्शन या कुछ भी नया डेटा मेरे पास स्ट्रीम होते रहे, मैं उसमें से सीखते रहूंगा, कुछ ना कुछ उसमें से मॉडल सीख के अपने पैरामीटर्स को अपडेट कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने जो सेकंड फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ द वीडियो में सेकंड टाइप हमने देखा था, मॉडल बेस्ड लर्निंग। उसमें मॉडल क्या करता है, ट्रेनिंग फेज पे कुछ पैरामीटर्स कैलकुलेट करता है। तो ऐसे समझो कि अगर हम ऑनलाइन लर्निंग मैकेनिज्म अप्लाई कर रहे हैं, तो हर डेटा आने के बाद, हर कुछ चंक्स ऑफ डेटा आने के बाद ये क्या करेगा, मॉडल अपने पैरामीटर्स को रिकैलकुलेट करेगा ताकि नए डेटा के ऊपर वो अपने आप को अडेप्ट कर पाए या फिर उस पे अप्लाई हो जाए, ताकि जब भी कोई नया यूजर आके कुछ इनपुट डाले तो उसको अपडेटेड ट्रेंड के हिसाब से, अपडेटेड मार्केट सिचुएशन के हिसाब से उसको आउटपुट जाए। तो इसके लिए एक सिनेरियो अगर आपको मैं बताऊं, तो मान लो एक स्टॉक प्राइस प्रेडिक्शन मॉडल है मेरे पास, एक मशीन लर्निंग मॉडल। ठीक है, एक मशीन लर्निंग मॉडल है जो स्टॉक प्राइस प्रेडिक्ट करता है कि इसके ये प्राइस होगा आज, ऐसा कुछ। तो ये जो स्टॉक प्राइस है वो हाईली वेरिएड है डेली डेटा के ऊपर। डेली जो ट्रेंड्स होते हैं वो चेंज हो सकते हैं, कुछ ब्रेकिंग न्यूज आया तो चेंज हो सकता है। तो हमारे मॉडल क्या होने चाहिए, ऑनलाइन लर्निंग बेस्ड होना चाहिए। हर चंक, हर नए डेटा के ऊपर उसको कुछ ना कुछ लर्निंग बनाना जरूरी है। तो स्टॉक प्राइस प्रेडिक्शन ऐसा एक सिनेरियो मैंने आपके सामने रखा। मान लो आज डेट है कुछ मान लो February 26 एंड 2025। ओके, ये डेट है मान लो। तो आज तक जितने भी डेटा में वेरिएशंस आए वो मेरे होस्टेड मॉडल को, जैसे मैंने बोला कि हमारे एमएल मॉडल भी क्या होगा, एक सर्वर में होस्टेड होगा। वो सर्वर को या वो मॉडल को मेरे आज के करंट डेट के सारे ट्रेंड्स या मार्केट सिचुएशन के हिसाब से उसके पास नॉलेज एडेप्टेड है। तो ऑनलाइन लर्निंग के मेन एडवांटेज यही है कि वो रियल टाइम डेटा के ऊपर रियल टाइम प्रेडिक्शंस करता है। ओके, पर ऑनलाइन लर्निंग का एक डिसएडवांटेज है, जैसे कि मान लो ये जो कंटिन्यूअस लर्निंग करता है, February 26 पे February 27 को भी यही सेम प्रोसेस होगा। तो ये सारे जो लर्निंग मैकेनिज्म्स है, इसके लिए अच्छा गुड पाइपलाइन सेट करना जरूरी है, ताकि जैसे नया डेटा है खुद से मॉडल ट्रेनिंग फेज पे चले जाए, तब मॉडल डाउन भी नहीं होना चाहिए, खुद से लर्न करके फिर से जो हमारे होस्टिंग सर्वर है वहाँ पे ये अप्लाई हो जाना चाहिए। ये जो पूरा पाइपलाइन है वो अच्छे से सेट करना ज़रूरी है। पर ये इतना कॉस्टली भी नहीं है गुड पाइपलाइन सेट करना, जितना हमें बैच लर्निंग कभी-कभी कोई सिनेरियो में अफेक्ट कर सकता है। जैसे मैंने बोला कि यूज़र्स आ रहे हैं और उनको अगर आउटपुट नहीं मिल रहा है, तो हो सकता है कि गलत रिव्यूज़ आ जाए यूज़र्स के, और उसी की वजह से जो बिज़नेसमैन है या फिर एबीसी बिज़नेस है, उनका बिज़नेस थोड़ा डाउन हो जाए। तो ये सारी चीज़ें इमोशंस के साथ जुड़े हुए हैं कि यूज़र यूज़ कर रहा है पर उसको करेक्ट टाइम में करेक्ट रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, तो हो सकता है कि दूसरे को रिकमेंड ना करे। तो ऐसे कनेक्टेड बहुत सारे इश्यूज़ आ सकते हैं। तो आज के दिन में, आज के वीडियो में हमने ये सारी चीज़ें देखी। 2 कंपोनेंट्स थे हमारे वीडियो के अंदर। पहला था बेस्ड ऑन लर्निंग मैकेनिज्म कि वो लर्न कैसे करता है, उसमें 2 टाइप, इंस्टेंस बेस्ड लर्निंग एंड मॉडल बेस्ड लर्निंग। दूसरा कंपोनेंट था बेस्ड ऑन लर्निंग न्यू नॉलेज, या कैसे वो न्यू नॉलेज को अडॉप्ट करता है। तो उसमें भी 2 टाइप थे, बैच लर्निंग या हम उसको ऑफलाइन लर्निंग भी बोलते हैं, नेक्स्ट था ऑनलाइन लर्निंग। तो मैं आशा रखता हूँ कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर होंगे। आने वाले आगे की वीडियोस में भी हम हर एमएल के टॉपिक को, कंसेप्ट को इसी तरीके से डिकोड करके हम सीखेंगे। हाँ, हर तरीके के सिनेरियोज देखेंगे, कब क्या यूज़ करना है वो देखेंगे, ताकि आपका जो एमएल लाइफ जर्नी जो है आपका,
वो और ईज़ियर हो जाए। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। मीट यू इन द नेक्स्ट अमेजिंग डिकोडिंग सेशन। अंटिल देन कीप लर्निंग, स्टे फोकस्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।